हमारे बीच पूर्व शिक्षा मंत्री उपस्थित है हमारी इस यात्रा में। वे खुद प्राध्यापक भी जो अभी अभी मुझे मालूम हुआ यहीं पर कि अब कुछ ही दिनों में कुछ ही दिन शेष हैं जब वे अवकाश प्राप्त होने वाले हैं। जब वे साथी भी इस सभागार में मौजूद हैं कि जब वे शिक्षा मंत्री हुए थे तो वे इनके पास प्रस्ताव लेकर के गए थे। कुछ वैसे साथी भी मौजूद हैं जो इनके पास प्रस्ताव लेकर के जाने वाले थे कि ये बिहार नई शिक्षा नीति को रिजेक्ट कर दे। तो मैं सादर आमंत्रित करता हूँ आप जानते हैं कि उस समय क्या कोहराम शिक्षा विभाग में मचा हुआ था। संजय जी वगैरह किस तरह पनिष्ट हो रहे थे। तो मैं सादर आमंत्रित करता हूँ प्रोफेसर चंद्रशेखर जी को। धन्यवाद सर। इस ऐतिहासिक अवसर पर और मेरी समझ से परमानंद बाबू के जीवनी को याद करना, उससे पहले मैं एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि परमानंद बाबू क्या थे मुझे जानने का अवसर कम मिला था, सुनने का अवसर कुछ ज़्यादा मिला था। और अरुण बाबू ने जब कल मुझे सूचित किया कि परमानंद बाबू के हम लोग जन्मशती मनाने वाले हैं, कल आपको आना है, यकीन मानिए मेरे खून में जो भी संचार था उसका दिशा लगता बदल गया। जो भी जितनी भी बात हम सुन पाए थे परमानंद के बारे में, लगा कि नहीं, इसको मिस करना अन्याय होगा, जुल्म होगा। और शायद मैं समझता हूँ कि मेरे लिए यह काफ़ी है। मैं साधुवाद करता हूँ अरुण भाई का जो हमको आज अवसर दिए हैं। इस कार्यक्रम में अध्यक्षता कर रहे हैं कार्यानंद बाबू पूर्व वीसी साहब। मैं जब आया था तो मैं सुन रहा था प्रोफेसर महंती साहब को। मैं विलम्ब से आया 30 मिनट, मुझे खेद है। और हम लोग पॉलिटिकल आदमी हैं तो कुछ इमरजेंसी आते ही रहती है। तो हमारे क्षेत्र से एक नरेश जी आए थे बहुत गंभीर अवस्था में, उनका एडमिशन दिलाना था IGMS में, तो मैं विलम्ब से आया, इसके लिए भी मैं खेद व्यक्त करता हूँ। पूर्व के वक्ता मालूम हुआ अरुण बाबू तो मेरे सामने बोले, पारसनाथ बाबू हमारे नेता, पूर्व मंत्री, राजनेता, हम सब के ये अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब, प्रिय अनुज संजीव बाबू। और मुझे ये देखकर अच्छा लगा कि व्यास साहब भारतीय प्रशासनिक सेवा के, इनके साथ भी काम करने का अवसर मिला आपदा प्रबंधन मंत्री के रूप में। इस कार्यक्रम में उपस्थित एक अरुण, ये सच्चिदानंद बाबू उपस्थित हैं, भाई साहब हैं परमानंद बाबू के। विजय कुमार वात्स्यायन जी पुत्र हैं, और सौभाग्य से पुत्री शरद जी भी यहाँ हैं। इस अवसर पर मैं ज़्यादा ना कुछ ये ज़रूर कहना चाहता हूँ। मैं जैसा महसूस किया एक शिक्षक के रूप में, शिक्षा मंत्री के रूप में, तो यकीन मानिए मुझे यह लगते रहा कि शिक्षा को सुनियोजित ढंग से बिहार में कमज़ोर किया जा रहा है। और मेरी व्याकुलता थी शिक्षा मंत्री के रूप में कि हम क्या बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। एक मंत्री का क्या दायरा है, शायद मैं इस बात को नहीं समझ पाता था। मुझे लगता था कि मंत्री अपने विभाग का एक स्वतंत्र जीव होता है, जीव ही कहता हूँ। और मैं उस रूप से काम करना शुरू किया। मैं जो महसूस किया इन दिनों में, ख़ास करके 15-17 साल में, कि शिक्षा में जो कॉन्ट्रैक्ट नीति आई प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन में,
शिक्षकों का जो फैकल्टीज़ विश्वविद्यालय में पद खाली रहे, अरुण बाबू बोल रहे थे। तो भाई कौन सी शिक्षा हो रही है, हम लोग कर क्या रहे हैं? अब एक साथ किस रूप में शिक्षा मंत्रालय का हमको भार मिला होगा, कितना बोझ होगा मेरे ऊपर, चूँकि मैं खुद एक शिक्षक और बड़े लंबे समय से शिक्षा मंत्री का कार्य किसी शिक्षक को नहीं मिला था। तो मैं महसूस किया कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट नीति आई। अभी अरुण भाई बोल रहे थे कि समान काम समान वेतन की लड़ाई, परमानंद बाबू, पटना यूनिवर्सिटी और अन्य विश्वविद्यालयों में विसंगति थी, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट नीति जब आई वो शिक्षा को समाप्त करने का सबसे बड़ा औजार बना, जिसने भी लाया। अब समझिए कोई 30,000 वेतन पा रहा हो, कोई 4,000 पर खट रहा हो, तो निश्चित रूप से उन शिक्षकों के बीच में उदासीनता आएगी, पढ़ाई के प्रति उनकी निष्ठा कमज़ोर होगी। और वो भी बहाली कौन कर रहे थे? लोकल बॉडी बहाली कर रही थी। आप यकीन न करिएगा, अभी तक हमारे माननीय उच्च न्यायालय का जो ऑब्जर्वेशन है कि 75,000 फोल्डर मिल नहीं रहे हैं शिक्षक बहाली के। 75,000 कौन सा फोल्डर है? अगर आप उसके अंदर जाएंगे तो आप रो देंगे कि ऐसे शिक्षक भी बहाल हुए जो शिक्षक बनने के बाद प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन में दस्तखत करना सीखे। ये आश्चर्य होता होगा, ऐसा भी हो सकता है। ऐसे शिक्षक की बहाली हुई कि एक नाम पर 8-10 शिक्षक वेतन ले रहा है, पता नहीं कौन कहाँ है नहीं है। इस तरह की बहालियाँ अगर शिक्षा क्षेत्र में हुआ तो मैं समझता हूँ कि यह एक दृढ़ इच्छा शक्ति के सियासतदान लोगों में कमी रही, और यही कारण हुआ कि शिक्षा के क्षेत्र में बिहार जो अग्रणी राज्य था देश दुनिया में, ये कौन नहीं जानता है, हम पूर्व के वक्ता को सुन रहे थे, ये कौन नहीं जानता है कि इस दुनिया को ज्ञान का संदेश देने वाला, इस दुनिया को गणतंत्र का संदेश देने वाला, इस दुनिया को शांति का संदेश देने वाला, इस दुनिया को गणित का ज्ञान देने वाला, इस दुनिया को पता नहीं क्या क्या नहीं, प्रशासन का गुण सिखाने वाला। 16 महाजनपद आज इतिहास में एशियंट के यहाँ करीब मतलब विद्वज्जन ही हैं, हम तो उस हिसाब से अपने आप को कम समझते हैं कि पूरे दुनिया में प्रशासन का अगर संदेश गया तो समझिए कि हमारे मगध सम्राट के और मगध प्रशासन के अंदर से ही गया। तो इतनी अच्छी भूमि जिनके पुरखों का इतना अच्छा इतिहास रहा है, और वह भूमि जो क्रांति और परिवर्तन का इतिहास गढ़ा है, आखिर कुछ कारण तो होगा बिहार के तासीर में कि राष्ट्रपिता बापू देश भर दुनिया भर घूमे, लेकिन भीती हरवा और बिहार के चंपारण को ही चुने। कुछ तो कारण रहा होगा ना। क्या हम लोगों की आत्मा मर गई? क्या हम लोग में नैतिकता की हरास हो गई? कहीं न कहीं यह चिंता की बात है। सिद्दीकी साहब भी बोल रहे थे इस पर कि चिंता जाहिर कर रहे थे, हो क्या रहा है। अगर इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति भी कहीं जात में सिमट कर रह जाएगा तो उस राज्य का, देश का भला कोई नहीं कर पाएगा, मैं ऐसा समझता हूँ। हम इंटर में पढ़ते थे, इंटर में पढ़ते हुए कॉमर्स कॉलेज में दास साहब हम लोगों को जूलॉजी पढ़ाते थे। हम जूलॉजी के विद्यार्थी रहे, जूलॉजी के टीचर रहे, जूलॉजी पढ़ाते थे। 4 क्लास उन्होंने सिर्फ मानव विकासवाद के सिद्धांत, जीवों के क्रमिक उत्पत्ति का सिद्धांत पढ़ाया, और वो कहते थे कि अगर तुमको सच में रियल में इंसान बनना है तो आपको भारतीय संस्कृति में, कहीं लोग पढ़े कि नहीं पढ़े, लेकिन भारतीय संस्कृति को जो गर्त में ले गया है जातवाद, इसको समझने के लिए आपको कम से कम जीवों के क्रमिक उत्पत्ति का सिद्धांत और मानव विकासवाद का सिद्धांत पढ़ना चाहिए। उसी दौर में 76-77 के समय में इत्तेफाक से मैं समझता हूँ मेरे जीवन का परिवर्तन हुआ थोड़ा। और अरुण भाई को फिर खुशी होगी कि रामदेव वर्मा साहब एक होते थे CPIM के नेता,
एमएलए थे, विभूतिपुर से होते थे। हम लॉज, जिस लॉज में रहते थे उस लॉज में वो किसी कारण से आए और उन्होंने हमसे जो उनके साथ जो मेरा इंटरेक्शन हुआ, उन्होंने मेरे हाथ में एक किताब थमा दी। महापंडित राहुल सांकेत्यान की एक किताब है, साम्यवाद ही क्यों, वाई कम्युनिज्म। 3 घंटे में कोई भी उसको ख़त्म कर सकता है पढ़ करके। मेरे जीवन में ऐसा परिवर्तन आया कि मुझे लगा कि शायद इंसानों को जातियों में बांटना यह गुनाह है और इसका हुक्म तो परमात्मा प्रभु ईश्वर नहीं दे सकते। इसलिए कि भाई उस दिन से 1976 में हम इंटर में एडमिशन लिए थे, 77-78 तक में मेरे हृदय में परिवर्तन हुआ। और जिस इलाके में हम रहते हैं मधेपुरा में, वहाँ भी जात पात खूब चलता है। स्वयं यादव लोग भी अछूत छूत में खूब बटे हुए हैं। मेरी माता भी जब तक जिंदा रही वह मना छूत छूत खूब की है। लेकिन मैं माता के रहते हुए अपना अनुभव शेयर करता हूँ कि जब मुझे यह ज्ञान हुआ 76-77 के दौर में, तब मैं जब गांव जाता था तो हम लोग के यहाँ एक परिपाटी है, खास करके होली में, दिवाली में, कि अपने बुजुर्गों का पाँव छूना, होली में अबीर रखना पाँव पर, और फिर दिवाली में भी प्रणाम करना। तो हम अपने घर से पिताजी के दोस्त के घर में जाते थे तो बीच से बस्ती होती थी। हमारे समाज के मेहतर मल्लिक का, ऋषिदेव समाज का, राम समाज का, पता नहीं कई समाज का। तो जब हम दास साहब के संपर्क में आए, साम्यवाद ही क्यों पर है, जब जाति का भाव निकला तो समझिए कि मैं हर बुजुर्ग का पाँव छूता था। पहले तो नहीं छूते थे, पहले नहीं छूते थे। हमको फिर ये बात कीर्तन भजन से समझ में आई कि भगवान राम जी, प्रभु श्री राम जी, जिसका पूजा आराधना अर्चना हम लोग करते हैं, कि वो उनके अंदर कौन सा परिवर्तन आया होगा कि अछूत मनवाद द्वारा अछूत बनाई गई माता सबरी के जूठे बैर खा गए। इसका मतलब यह हुआ, मेरी समझ हुई कि भगवान जी भी शायद जाति व्यवस्था से कुपित थे, दुखी थे, और शायद माता सबरी के जूठे बैर भगवान जी अगर नहीं खाते तो मर्यादा पुरुषोत्तम की उपाधि मिलती कि नहीं, ये चिंता की बात। और वह समाज जब हम लोग प्रभु की पूजा अर्चना करते हैं और प्रभु का आचरण नहीं करते हैं, सिर्फ धूप बत्ती दिखाते हैं, मालार्पण करते हैं या चरण छूते हैं, खैर ये अगर यह करना है सिर्फ, भगवान जी का तो वह सम्मान नहीं हुआ। और भगवान जी का अगर सम्मान करना है तो निश्चित रूप से किसी कारण से छूत अछूत का भेद पैदा करने वाला जो भी पुरखा गलती किया होगा, वह उस गलती को ढोना ठीक नहीं है। ये भारतीय समाज की अधोपति का सबसे बड़ा कारण है। आप सब विद्वज्जन हैं, अब इनसे ज़्यादा कौन पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है। आपके यहाँ आपके पास कुछ बोलना कोई आसान काम नहीं होता है। और तब अपने कलेजा पर हाथ धर लीजिएगा कि हम अपने उत्तरदायित्व को निभाने में कितना क्या हमारी भूमिका है और हमारी भूमिका क्या होनी चाहिए। रोज रोज आपके अंदर एक बात आएगी कि कहीं ना कहीं हमसे गलती हो रही है, शायद उस गलती को महसूस कर लीजिए। तो मैं पक्का विश्वास करता हूँ कि भारत विश्व गुरु था तो विश्व गुरु को हासिल करेगा। अब परमानंद बाबू के आत्मा को शांति मिलेगी कि हमने कुछ छोड़ के आया था, लोग हमारे ऊपर चल रहे। सिर्फ याद करने भर से, पूर्व के वक्ता ने जो कहा, सिर्फ याद करने भर से नहीं होगा। अब समझिए कितना बड़ा अभिशाप है हमारे ऊपर कि चाहे पायल तन्वी हो या रोहित वेमुला हो या फिर एम्स के कई 27 मेडिकल के छात्र सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, तब उनकी कॉपी फिर से जांची जाती है और तब वो पास कर पाते हैं। हो क्या रहा है, हम कहाँ खड़े हैं। और 10-12 साल के सर्वेक्षण के बाद यूजीसी को कुछ कानून बनाना पड़ता हो, यह सभ्य समाज के माथे पर सबसे बड़ा कलंक है कि क्यों एक यूजीसी को एक ऐसा कानून लेके आना पड़ा। आज भी स्वाधीन भारत के 75वें साल में, और आज भी जब महापंडित राहुल सांकेत्यान, मैं तो व्यक्तिगत रूप से ये मानता हूँ कि अगर आदमी को 2 फोटो भी टांगना चाहिए तो राष्ट्रपिता गांधी और
महापंडित राहुल सांकृत्यायन को अपने घर में जरूर टांगना चाहिए। तीसरा फोटो टांगना चाहिए तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के फोटो को जरूर लगाना चाहिए। चौथा पांचवा आपके मन में है जो लगाइए, उसके कोई उसका कोई मतलब हम उसमें कुछ नहीं बोल सकते हैं। अद्भुत है। अगर जाति ही सच होती, जो हमारे यहाँ बनावट है जाति का, तो दुनिया के देश में संयुक्त राष्ट्र से रिकॉग्नाइज कितना देश है? शायद 195। गूगल करके देखिएगा। 195 देशों में जाति का जो ये बुनावट है जातियों का 6,743 तो भारत सरकार के गजट में है। पता नहीं आजकल 50,000 है कि 60,000 है। और जितनी जातियां हैं उतनी दीवारें खींची हुई है। कौन इसको ख़त्म करेगा? अगर विद्वत जन ख़त्म नहीं करेंगे तो गांव के लोगों से तो आप आशा ही मत करिए कि आप करने वाले। तो निश्चित तौर पर हमारा एक विशेष परमानंद बाबू के सम्मान में, परमानंद बाबू के कीर्ति में जो भी कुछ हम लोग जोड़ पाएँ, शायद यह बेईमानी होगी कि अगर हम लोग समाज को समझा न पाएँ कि तुम जाति नहीं हो, तुम इंसान हो। 195 देश, आप समझ लीजिए, अखंड भारत का देश, बहुत तब इस्लामिक कंट्री हो गया लेकिन वहाँ भी हिंदू है। पाकिस्तान में है, बांग्लादेश में है, शायद अफगानिस्तान में है कि नहीं मुझे नहीं मालूम। लेकिन भारत, नेपाल और मॉरिशस, फिजी जैसे कुछ 7-8 देश ऐसे हैं। मॉरिशस, फिजी में तो हमारे ही मूल के लोग गए हैं, बिहारी लोग ज़्यादा गए हैं। हो सकता है जाति का बोझ लेके गए होंगे, लेकिन दुनिया के 7-8 देश को छोड़ करके 187-88 देश में इन जातियों का तो नाम भी कोई नहीं जानता है। कौन है पंडित जी, कौन है राजपूत भाई, कौन है भूमिहार भाई, कौन है साहू भाई, कौन है भगत भाई, कौन है यादव जी, कौन है धोबी भाई, जानता भी है क्या? तो अगर ईश्वर के सच में मुझे तो लोग दूसरे ढंग से पेश कर दिया शिक्षा मंत्री के रूप में, मेरे वक्तव्य को लोग खींच खाच के कहाँ ले गया। मैंने स्पष्ट रूप से यही कहा था कि पुरखों के किसी गलती से वर्ण व्यवस्था बनी, जाति व्यवस्था में परिवर्तन हुआ, चाहे वर्णाश्रम के हिसाब से हो या फिर वंश के हिसाब से हो या कर्मानुसार हो, कर्मानुसार ये गलती हो गई पुरखों से, और ये इस गलती को ढोना ठीक नहीं है। और ईश्वर देखो, भगवान जी अगर प्रभु श्री राम जी हैं, वो अगर सबरी के जूठे बैर खा सकते हैं, तो आज के तारीख में मांझी साहब मुख्यमंत्री बनकर जाते हैं, मधुबनी के दुर्गा मंदिर में सीढ़ी को प्रणाम करके आते हैं, तो जो विचार सीढ़ी धो देता है उससे देश बनने वाला नहीं। जो विचार इस देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद खुद अपने धर्मपत्नी के साथ जाता हो किसी मंदिर में, आप गूगल करके देखिएगा 2018 में, तो जगन्नाथपुरी मंदिर में, जहां तक जातिवाद उनको मंदिर में प्रवेश से रोक देता हो, यह समाज लेकर के तो हम परमानंद बाबू को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित नहीं कर सकते हैं। मैं फिर पुनः अरुण भाई को साधुवाद करता हूं कि आपने एक अवसर दिया। एक शिक्षा मंत्री के रूप में मेरा एक अनुभव है, 2 मिनट में उसको शेयर करके जाते हैं। हमको लगा कि ये कॉन्टैक्ट नीति अभिशाप है। संजीव बाबू, शत्रुघ्न बाबू बराबर मिलते थे, और जब डे 1 से मैं कोशिश किया कॉन्टैक्ट नीति खत्म करने का, लगभग 3 लाख पद थे हमारे विभाग में, और जब मैं भी माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाता था कि इसको बीपीएससी कराइए, और समझ लीजिए कि मुख्यमंत्री जी तैयार होते थे, मुख्यमंत्री जी हमको पकड़ कर ले जाते थे प्रधान सचिव के पास, थे ठीक तो कह रहा है बीपीएससी कर दीजिए, क्योंकि मैं देख रहा था क्या हो रहा है, और ले जाते थे। हमको लगता था मुख्यमंत्री जी कह दिए तब तो हो ही जाएगा। अब समझ लीजिए कि हर महीना फिर रुक जाए, हर महीना फिर रुक जाए, हर महीना हम जाते थे लेकर के। मैं परेशान था, मेरे ऊपर दबाव था कि पहले बहाली करिए। हम क्रिया खाए हुए थे, कसम खाए हुए थे कि बिना बीपीएससी का तो हम करेंगे ही नहीं, चाहे हम लोग हमारा मंत्री पद से छूट जाए तो छूट जाए। लेकिन 6 महीना में जब फरवरी आया, अगस्त से फरवरी, ज़्यादा ही समय हो गया होगा, तब माननीय मुख्यमंत्री जी हमको बुला के बोले कि देखिए चंद्रशेखर जी, आप ही ठीक कहते थे, बीपीएससी कर देते हैं। तब जाकर के बीपीएससी हुआ। एक शिक्षा मंत्री को एक बेहतर मैं उससे भी आगे चाहता था कि पहले शिक्षक बहाल नहीं हो, क्योंकि एनसीटी का गाइडलाइन है, कुछ है
कि भाई दक्षता होनी चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए। मैं से महसूस करता हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में तो कोई कंप्रोमाइज ही नहीं होना चाहिए, कहीं लो लेवल का लोग गलती से भी नहीं आना चाहिए। और वह सोच करके जब मैं इस बात को लेकर जाता था तो हमारे ऊपर दबाव समझिए कितना होता होगा। हमारे नेता का भी दबाव होता था कि बहाली हो, हम कहते थे ठीक है करेंगे, पहले देखते हैं बीपीएससी हमको कराना है। अरे क्या बीपीएससी के चक्कर में है, करा दीजिए। मैं इस अनुभव को शेयर कर रहा हूँ इसलिए कि आप सभी लोग हमसे ज़्यादा ज्ञानी हैं। कम से कम समझिए कि स्टेट कैसे चलता है, कि एक शिक्षक को अपने विभाग में बहाली एक नीति पर कराने में 6 महीना लगता हो, पॉलिसी बनाने में, तो भाई ये कौन सा स्टेट रन कर रहा है, किस ढंग से बातें चल रही है। और तब जब हमको लगा कि न दक्षता भी 30 से 40% खरीदी जाती है, ट्रेनिंग तो 98% खरीदी जाती है। अगर दक्षता और ट्रेनिंग की मान्यता लेकर रहेंगे तो हो सकता है फिर क्वालिटी एजुकेशन नहीं होगा। तब मैं जब प्रस्ताव लेके गया तो भाई कम से कम हम पारा टीचर ही पहले बहाल कर दें बीपीएससी के माध्यम से, ओपन टू ऑल हो जाएगा। एक क्रीम टीचर आएंगे प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन में, तो बेहतर शिक्षण व्यवस्था हो पाएगा। मगर इस पर स्टेट के बड़े बड़े पदाधिकारी लोग नहीं एग्री किए, वही एनसीटीए का गाइडलाइंस का हवाला देते थे। और अंत में हम कंप्रोमाइज इस बात के लिए कि चलिए बीपीएससी को दे देंगे, कम से कम शिक्षक बनने के बाद हस्ताक्षर सीखने की नौबत नहीं आएगी। इस अनुभव के साथ अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि परमानंद के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि ये होगी कि आत्मा से इंसान रहें, जाति व्यवस्था के बोझ को पुरखों ने ढोया है, हम न ढोएं। इनकलाब। जय हिंद, जय शिक्षा। धन्यवाद। अभी हम बहुत दिनों के बाद बिहार में हुआ था कि शिक्षा मंत्री हुआ था, उम्मीद भी जगी थी। मैं उस शिक्षक से मिल चुका हूँ जो अपने रजिस्टर पर चढ़े हुए सारे बच्चों के नाम क्लास में नहीं बोल सकता था। लिखने की बात अलग है। मैं उस शिक्षक से मिल चुका हूँ। वह कटिहार में वह शिक्षक पदस्थापित था, वहीं पर मैं मिला था। मैंने उसको सिखाया था कि कैसे कैसे हुआ करना है। प्रोफेसर चंद्रशेखर जी बड़े विस्तार के साथ जाति व्यवस्था के दुर्गुणों पर प्रकाश डाल रहे थे। अभी जो जाति गणना प्रकाशित कुछ ही दिन पहले हुई है, सबसे लेटेस्ट वही है। तो उस जाति गणना के मुताबिक आप उसमें क्रम देखेंगे तो जैसे जैसे वर्ण व्यवस्था में नीचे हम आते हैं, वैसे ही शिक्षा में भी हम नीचे आते हैं। हालांकि ब्राह्मणों की भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं है सवर्णों में। और उसी जाति गणना में आश्चर्य होगा कि बिहार में एक भी मुसहर जाति का डॉक्टर नहीं है। एक भी मुसहर जाति का एक भी डॉक्टर नहीं है। यह हमको सोचने की जरूरत है कि हो क्या रहा